हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक तो डबल सर्कुलेशन के बारे में और बहुत सारे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के बारे में जो हमें हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी बात करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं डबल सर्कुलेशन को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हमने कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे मोटी ब्लड वेसल्स जो आप देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलती है आर्टरी या फिर वेन्स। उसी तरीके से जब आर्टरी आगे जाती है तो आर्टरी आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल में, और फिर आर्ट्रियोल आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में। तो ये चीजें आपको जनरली तौर पे समझनी है कि सबसे मोटा आर्टरी, फिर उससे पतला आर्ट्रियोल, और जो सबसे पतला जो हमारी टिश्यू के अंदर गया हुआ वो कट करने पे दिखाई नहीं देता हमको, लेकिन वो कैपिलरीज हमारे टिश्यू के अंदर घुसी हुई होती हैं, पड़ी हुई होती हैं, जिसे कि जनरली हम लोग कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरीज होती है जो हमारी सेल के हर एक कोने तक सेल के जो है वो न्यूट्रिशंस को पहुंचाने का काम कैपिलरी का होता है। जब हम अपने ब्लड वेसल्स के सेक्शन को कट करते हैं तो हमें इसमें अलग अलग तरह की लेयर देखने को मिलती है। जैसे कि जो हमें सबसे अंदर की लेयर एंडोथेलियम में जो देखने को मिलती है वो होती है आपकी ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा जो ये लेयर होती है, ये लेयर जनरली बनी होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम टिश्यू से। स्क्वैमस एक आपकी एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट में आती है, तो ये जनरली आपकी स्क्वैमस शेप की टिश्यूज होती हैं। एंडोथेलियम स्क्वैमस शेप की होती हैं, और ये जो टिश्यू होती है इसका नाम है स्क्वैमस एंडोथेलियल टिश्यू। जो स्क्वैमस एंडोथेलियल टिश्यू होती है वो होती है आपकी ट्यूनिका इंटीमा। और फिर जो मिडिल लेयर होती है वो आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है, जो इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, उनका नाम है ट्यूनिका मीडिया। और उसके बाद जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि बनी होती है कोलेजन फाइबर से, और इसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो तीनों अलग अलग तरह की हैं। सबसे अंदर वाली टिश्यू बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है, इसलिए वो जनरली बनी हुई है आपकी किससे? वो जनरली बनी हुई है आपकी स्क्वैमस एंडोथेलियल टिश्यू से। बीच वाली बनी हुई है किससे? बीच वाली बनी हुई है आपकी स्मूथ मस्कुलर मतलब मस्कुलर टिश्यू से, और सबसे आउटर लेयर बनी हुई है वो बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू। तो इससे एक अच्छा एग्जांपल डिफरेंट टाइप के टिश्यू से एक ही ब्लड वेसल्स बन रही है, तो काफी गजब का एग्जांपल और काफी क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है। किसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो वेन्स के मुकाबले अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स, मतलब कि जो आपकी वेन्स होती है वहां पे ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो जनरली आपको थिन देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का, तो आइए थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपकी बॉडी के अंदर दो मेन पोजीशन है, एक है आपकी टिश्यू जो हार्ट के नीचे सिचुएटेड है, और एक आपका है पल्मोनरी या फिर लंग्स। तो आपकी बॉडी में दोनों तरफ अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लंग्स की बात करूंगा तो सबसे पहले आपकी जो राइट आर्ट्रियम होती है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजती है, और फिर राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, पंप करता है ब्लड को, जो कि कहां जाती है? जो कि जाती है आपके लंग्स में। क्या करने के लिए जाती है? वहां से ऑक्सीजन लेने जाती है और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देने जाती है। रिमेंबर, ऑक्सीजन लेने जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड देने जाती है। इन द सेकेंड कंडीशन, उसी समय जब हार्ट पंप करता है, इम्प्योर ब्लड तो चला गया लंग्स के पास प्योर होने के लिए, और जो प्योर ब्लड है जो हार्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है लेफ्ट साइड में, वो पंप होता है और वो मूव करके जाता है टिश्यू में, जहां टिश्यू में जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेगा और ऑक्सीजन देगा। रिमेंबर, फिर से सुन लीजिए मेरी बात, ऑक्सीजन में एल्वियोलाई के पास जाकर के उसको उससे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। फिर से याद करिए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। टिश्यू के अंदर ब्लड ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया। दिस आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, दोनों वहां पे काम करती हैं, जिसे कि जनरली हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। साथ में हमारे ब्लड के अंदर आपको कई और भी चीजें देखने को मिलती हैं, उसको भी हम लोग बात करेंगे। नंबर वन, देखिए बात को थोड़ा समझिए। जब आपकी ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है तो न केवल ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, बल्कि कि अदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको वो ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा लिए रहती है। जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हुआ, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करना हुआ, इन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी डबल सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट, और जो टिश्यू के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होती है ना,
उसे जनरली हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार मैं आपको पूरी की पूरी व्यू बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात हमारी बॉडी की टिश्यूज है। सपोज दैट हमारी बॉडी की टिश्यूज है, ये हमारी बॉडी की टिश्यू से जो ब्लड है ऊपर से और नीचे से जो ब्लड है वो मूव करके हमारे वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर आएगा। नंबर 1, हमारे हार्ट के अंदर आएगा वेना कावा के थ्रू, वो भी आर्ट्रियम में। कहां पे? आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जब वो पंप हुआ तो चला गया लंग्स के पास। लंग्स ने कहा कि भाई लंग्स का है भैया, हमको ऐसा करो, तुम यार हमको दे दो ऑक्सीजन और बदले में यार मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, तुम मेरे से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो उसने क्या किया कि ऑक्सीजन ले लिया एल्वियोलाई से और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक, ये हो गया राइट साइड वाला पार्ट। अब वहां से ब्लड प्योर हो गई, वो ब्लड मूव करके कहां आएगी? आर्ट्रियम में आ गई, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो वही ब्लड आयोटा के थ्रू मूव करके चली गई बॉडी की कैपिलरीज, मतलब टिश्यूज के अंदर। और टिश्यू के पास जाकर टिश्यू से बोला है ऐसा करो, मैं ऑक्सीजन तुम्हारे लेके आया ना लंग से, तुम ऑक्सीजन ले लो और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड मुझको दो। तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के पास जाएगा, हार्ट के पास, फिर लंग्स के पास, और इस तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखिए। जब आपकी ब्लड इंटेस्टाइन वाले रीजन से होकर गुजरती है ना, इंटेस्टाइन वाले रीजन से होकर गुजरती है, तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है जहां पे बिली होते हैं, वहां पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं कि इंटेस्टाइन से जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, उनको वहां से एब्जॉर्ब किया। वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते वक्त बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट, जैसे कि आपका यूरिक एसिड, आप जनरली यूरिक एसिड हम नहीं जानते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, यूरिया हो गया या यूरिया को बनाने वाले जो भी कंपाउंड्स हो गए, वो सभी चीजें, हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट भी आपकी ब्लड कैरी कर लेती है। मतलब यूजफुल के साथ में हार्मफुल चीजें भी वो क्या कर लेती है, सब्सटेंसेस को भी वो कैरी कर लेती है। अब उसको कैरी तो कर लिया, अब ब्लड में हार्मफुल चीज भी है और यूजफुल चीज भी है। अब उस हार्मफुल चीज को ब्लड क्या करेगी? ब्लड करेगी क्या उस चीज को? तो ब्लड उसको लेकर के पहुंच गई कहां पे? ब्लड उसको लेकर के पहुंच गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेती हुई पहुंच गई लीवर के पास में। भैया लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी वेस्ट है, वो सब का सब पहुंचेगा लीवर के अंदर, जहां पे सबसे पहले जो आपका फूड है वो स्टोरेशन का भी काम करता है लीवर। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज वगैरह गया है तो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना वो भी लीवर का काम है भाई। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट कर देना, अलग कर देना, और उसमें जो हार्मफुल चीजें हैं उसको एलिमिनेट कर देना, ये काम होता है आपके लीवर का। और लीवर के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर के अंदर फूड मटेरियल या फिर हार्मफुल केमिकल को लेके जा रही है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हमने अपने बॉडी को क्यों भेजा, हमने अपने न्यूट्रिएंट को क्यों भेजा? ताकि उससे हार्मफुल चीजें अलग हो जाएं, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह हैं वो क्या हो जाएं, वो सभी के सभी स्टोर हो जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कई फॉर्म में स्टोर देखने को मिलता है। आप अगर बात करेंगे अपने टिश्यूज के अंदर, वहां एडिपोज टिश्यूज भी है, तो अलग अलग बॉडी लोकेशंस में हमें अलग अलग तरीके से ग्लूकोज का स्टोरेशन देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर लिखा है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर टू सिस्टेमिक। तो अगर आपकी बॉडी में जो पहले ब्लड पूरे टिश्यू के अंदर जा रही है, वो पहले टिश्यू में नहीं जाती है, पहले वो आपके लीवर में जाएगी, उससे जो हार्मफुल चीजें हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी और तब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। उसी तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि आपकी हार्ट को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर आपकी हार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए हार्ट का अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसका नाम है कोरोनरी सिस्टम। इसका अपना वेन होगा, इसकी अपनी आर्टरीज होगी, जहां पे जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो जाएगा। इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। होपफुली डबल सर्कुलेशन का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जिसके बारे में बात करने चल रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बात करने जो चल रहा हूं वो है हमारी डिजीज से रिलेटेड। बहुत मुश्किल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, सिंपली वे में आपको चीजों को समझाता चला जाऊंगा। देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर
या हमारी हार्ट में एक केस होता है जिसे हम लोग जनरली हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। बट ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है क्या? जब आपकी जो हार्ट है, जो आपके हार्ट का जो प्रेशर है, बीपी है आपका, लेकिन ये बीपी है क्या? बीपी कैसे नापेंगे भाई? दरअसल आपकी हार्ट जो होती है वो ब्लड को जब पंप करती है तो वो आर्टरीज के ऊपर या वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालती है। जब हम उसी प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस प्रेशर में दो प्रेशर होता है। एक वो प्रेशर जो हमारी हार्ट पंप करती है, मतलब सिस्टोल होती है, और एक वो प्रेशर जब हमारी हार्ट रिलैक्स होती है। जब हमारी हार्ट ब्लड को पंप करेगी तो हमारे वेसल्स पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब ब्लड पे प्रेशर जब वेसल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा तो भैया डॉक्टर यहाँ पे बांधता है, क्या बोलते हो उसको, कोई बताएगा? उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर। जब डॉक्टर स्फेग्मोमैनोमीटर को यहाँ पे लगाता है और वो जो प्रेशर मेजर करते हैं, जब वो उसको पंप करता है, पंप करने के बाद वो बिल्कुल आपके वेसल से चिपक जाता है, और जो आपके ब्लड में जब आपकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर गया, आर्टरीज के अंदर ब्लड दौड़ा, आर्टरीज वेसल्स के अंदर ब्लड दौड़ा। जब वेसल्स के अंदर ब्लड दौड़ेगा तो वो ब्लड प्रेशर को ये रीड करता है मीटर, और ये जो है वो आपको या तो डिजिटल या फिर मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर के अंदर वो प्रेशर आपको दिखा देगा। वही प्रेशर, अगर मान लीजिए वो प्रेशर 120 है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब प्रेशर नापा तो 120 था, लेकिन उसी क्षण हार्ट रिलैक्स हुआ तो प्रेशर घट के 80 हो गया। इट मीन्स दैट आपका हार्ट रेट नॉर्मल है। हमारी घड़ियों में वैल्यू 93, 92 से करके दिखा देता है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मतलब जो सिस्टोल कंडीशन और डायस्टोल का मिडिल पोर्शन दिखा देता है हमारी घड़ियों के अंदर। तो घड़ियों में कंफ्यूज होते हैं, 92, 94 है तो मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही है। लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, अगर आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है तो आपकी ब्लड वेसल का प्रेशर 140 पहुंच जाएगा, सिस्टोल कंडीशन, और डायस्टोल कंडीशन 100 के आसपास। तो ऐसी कंडीशन में बोले भैया ब्लड प्रेशर हो गया हाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिस्टोल कंडीशन में आपके ब्लड का प्रेशर 100 से नीचे गिर गया और जो डायस्टोल का प्रेशर था वो 60 के आसपास आ गया, तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो हो गया वो लो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ब्लड प्रेशर को देखते रहना है। ज्यादा ब्लड प्रेशर से आपको कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में आपके जो वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन, जैसे किडनी, ये सब चीजें भी अफेक्ट हो सकती हैं। दूसरी डिजीज का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे प्लेग जमा हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि किसी न किसी कारणवश वहां पे कोलेस्ट्रॉल, फैट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, आयंस, कैल्शियम आयंस वो डिपॉजिट हो जाएंगे प्लेग जैसा, और जो वेसल में वो डिपॉजिट हो जाएंगे मेरे भाई, तो ब्लड जो सर्कुलेट होना चाहिए वो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा अच्छी तरह। और जब ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होगा, जो ल्यूमेन है ब्लड का वो नैरो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सामना करना पड़ेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता है एक और डिजीज, इसका नाम है एंजाइना। एंजाइना की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, और ये आपको इसका सिम्टम जो देखने को मिलता है वो चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपकी बॉडी के अंदर इनफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ये जनरली आपको मेन में, वीमेन के अंदर भी देखने को मिलती है, कॉमन है। लेकिन आजकल एल्डर्स या फिर मिडिल एज वाले लोगों में ये के सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, मतलब ये वाला सिचुएशन इस समय ज्यादा हो रहा है। अब जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा हार्ट फेलियर, आप 3 वर्ड बहुत नॉर्मल सुनते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, और उसके बाद आप सुन लेते हैं भैया एक और चीज के बारे में जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। आइए तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मैंने कुछ डायग्राम लगाए हुए हैं, आप उन डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें। देखिए कार्डियक अरेस्ट जो है वो नर्व इंपल्सेस प्रोसेस है। अगर आपकी नोडल टिश्यू अच्छे से परफॉर्म ना करे, अगर आपकी टिश्यू निर्दमिक मूवमेंट ना करे, अगर आपकी टिश्यू में अच्छे से इंपल्स जनरेट ना हो, तो आपकी ब्लड पंप नहीं कर पाएगी, आपका जो हार्ट है वो रिदमिक मूवमेंट नहीं कर पाएगा, रिजल्टेंट आपकी बॉडी में इनफ चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी।
तो ऐसे सिचुएशन में हम मरीज को सीपीआर वगैरह दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको मरीज की जान बच सकती है। तो ये कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ है, हार्ट काम करना बंद कर दिया, इंपल्स जनरेट होना बंद हो गई है, तो ये है कार्डियक अरेस्ट। और ये सडन चेंज, सडन आपकी धीरे धीरे हार्ट बीट गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है किसमें, कार्डियक अरेस्ट में। लेकिन इन द केस ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो होता है वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज, मतलब आपकी जो ब्लड, जो हार्ट की आर्टरीज है, हार्ट की आर्टरीज की मैं बात कर रहा हूं, हार्ट के अंदर, मतलब जो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जाने वाली जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, वो ब्लॉक कर जाए, किसी कारण उसमें प्लेग जमा हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि चेस्ट पेन तो होना शुरू हो जाएगा, नंबर वन। नंबर दूसरी जो बात आएगी वो ये आएगी कि इनफ ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसा ना होने पे आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि जो आपकी ब्लड है, जिस इफिशियंसी से पंप होना चाहिए ब्लड, उतनी इफिशियंसी से ब्लड पंप ना हो। अब ऐसे के लिए बहुत सारी सिचुएशन है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके ब्लड में शुगर लेवल का ज्यादा हो जाना, तो ये सारी वो सिचुएशन है, स्मोकिंग ज्यादा करना, ये सारी वो सिचुएशंस है जिनसे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही थी आज के इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैंने आपको समराइज करके अच्छे से बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप ये सारे कंटेंट को वन वर्ड, लाइन वाइज, क्वेश्चन के साथ में देखना चाहते हैं तो आप मेरी बुक हैंडबुक विधान बायोलॉजी, विधान हैंडबुक बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 को परचेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी नीट, 11th और 12th सब की प्रिपरेशन एक ही बुक से कर सकते हैं। वो आपके लिए रिमेंबर करने के लिए एक माइंड मैप का भी काम करेगी। साथ में अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप याद रखें कि मेरा एक ऐप है जिसका नाम है विधान बायोलॉजी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसमें हर रात आपके लिए क्विज रखे जाते हैं, आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और आपको गाइड भी किया जाता है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक करिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।